क्या हो अगर एक ही यात्रा सैकड़ों युवा भारतीयों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी आपको शुरू से अंत तक प्रभावित करेगी। और हाँ, वीडियो के विवरण में दिए गए विशेष प्रचारों को देखना न भूलें। मार्च की एक तपती सुबह थी जब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय जनमत को विभाजित कर दिया, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब और उपेक्षित क्षेत्रों में से एक बुंदेलखंड जिले का एक अनिर्धारित दौरा करेंगे। कई लोगों को यह एक और सोची समझी राजनीतिक चाल, एक ऐसा फोटो खिंचवाने का मौका लगा जो बिना कोई वास्तविक बदलाव लाए सुर्खियां बटोर लेगा। दूसरों के लिए, खासकर उस शुष्क और उपेक्षित क्षेत्र के निवासियों के लिए, यह दशकों की उपेक्षा के बीच आशा की एक किरण थी। बुंदेलखंड भारत का कोई और ग्रामीण इलाका नहीं था। यह इस बात का जीवंत प्रतीक था कि कैसे प्राचीन भारतीय परंपराएं आधुनिक वास्तविकताओं के सबसे क्रूरतम रूप के साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। वहां जहां हवाओं में विशाल भूभागों पर शासन करने वाले राजाओं और रानियों की कहानियां गूंजती हैं, जहां सदियों पुराने मंदिरों में आज भी वैदिक मंत्र गूंजते हैं जो ज्ञान को मानवता की सबसे बड़ी संपत्ति बताते हैं। बच्चे सरसों के तेल से जलने वाले लालटेन की मंद रोशनी में स्कूलों के सख्त मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते थे, जो समय के साथ छोड़े गए खंडहरों जैसे लगते थे। हिंदू संस्कृति ने हमेशा शिक्षा को पवित्र माना है। प्राचीन शास्त्रों में ज्ञान की देवी सरस्वती को अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन गुरुकुल, जहां सदियों पुराने वृक्षों के नीचे गुरुजन शिष्यों को शिक्षा देते थे, पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माने जाते थे। लेकिन बुंदेलखंड में ज्ञान के प्रति यह प्राचीन श्रद्धा उन बच्चों की वास्तविकता से बेरहमी से टकराती थी जो बिना छत, किताबों, योग्य शिक्षकों और अक्सर बिना किसी उम्मीद के स्कूलों तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलते थे। जब मोदी के दौरे की खबर इस इलाके के धूल भरे गांवों में फैली तो प्रतिक्रियाएं उतनी ही विविध थीं जितनी इस जटिल समाज में रहने वाली जातियों की। 45 वर्षीय स्थानीय शिक्षक राजेश कुमार, जो 2 दशकों से टूटे हुए ब्लैक बोर्ड और घर पर बनी चाक से गणित पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ने संदेह से अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी राजनेताओं को दुनिया भर के वादे करते देखा था, लेकिन आधिकारिक तस्वीरें खिंचवाने के बाद गायब हो जाते थे और पीछे छोड़ जाते थे सिर्फ फीके पोस्टर और खोखले वादे। दूसरी तरफ 16 साल की प्रिया सिंह, जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, जबकि वह एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहां ढंग का बाथरूम भी नहीं था, उसके सीने में कुछ अलग ही हलचल मची हुई थी। वह अपनी दादी नानी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी कि कैसे शिक्षा ने 2 पीढ़ियों पहले उसके परिवार को घोर गरीबी से बाहर निकाला था, और अब उसे लग रहा था कि शायद, बस शायद, उसकी अपनी कहानी का एक अलग अध्याय हो सकता है। राष्ट्रीय मीडिया ने इस यात्रा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रमुख अखबारों के संपादकों ने इस यात्रा के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाए, चुनावी लाभ और हालिया राजनीतिक घोटालों से ध्यान हटाने की चालों के बारे में अटकलें लगाईं। सोशल मीडिया व्यंग्यात्मक मीम्स और तीखी टिप्पणियों से भरा पड़ा था। #मोदी शो टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक में सबसे ऊपर था, जबकि राजनीतिक आलोचक इस बात का सबसे तीखा विश्लेषण करने की होड़ में लगे थे कि यह एक और सुनियोजित स्टंट है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मोदी ने तो कोई बड़ा दल लेकर आए थे, न ही उन्होंने मंचों और तैयार किए गए भाषणों वाला कोई भव्य आयोजन किया था। इसके बजाय वे बुंदेलखंड में एक साधारण कारवां में पहुंचे। उनके साथ सिर्फ उनके करीबी सहयोगी थे, और दिलचस्प बात यह थी कि उनके साथ शिक्षकों और प्रौद्योगिकीविदों की एक टीम थी, जिसकी किसी पारंपरिक राजनीतिक यात्रा में उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पहला पड़ाव महोबा प्राइमरी स्कूल था, जो ईंटों से बनी एक इमारत थी और जिसमें सिर्फ 4 जर्जर कक्षाओं में 200 बच्चे पढ़ते थे। जब मोदी अपनी सरकारी गाड़ी से उतरे तो उनका स्वागत समर्थकों की किसी संगठित भीड़ ने नहीं, बल्कि उन जिज्ञासु बच्चों ने किया जिन्होंने प्रधानमंत्री को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। उनके सादे कपड़े स्थानीय नेताओं के सूट से बिल्कुल अलग थे, जो तस्वीरें खिंचवाने के लिए होड़ लगा रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने, यहाँ तक कि मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों ने भी कल्पना नहीं की थी। प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठने का अनुरोध किया। वहां उस घुटन भरे कमरे के बीचों बीच, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, उन्होंने उन नन्हे भारतीयों के सपनों के बारे में सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए।
जब मोदी ने पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो 12 साल के अर्जुन, जिसकी आंखें चमक रही थीं और जिसके कपड़े पैच से सजे थे, ने शर्माते हुए अपना हाथ उठाया। उत्साह और घबराहट से कांपती आवाज में उस लड़के ने कहा कि वह अपने आदर्श APJ अब्दुल कलाम की तरह इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक सपना है, क्योंकि उसका परिवार मुश्किल से ही बुनियादी नोटबुक खरीद पाता था। अर्जुन का जवाब एक चिंगारी की तरह था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में कुछ गहरा सुलग दिया। एक एक करके बच्चे ऐसी कहानियां सुनाने लगे जो किसी नाटकीय फिल्म की तरह लगती थीं, लेकिन असल में बिल्कुल सच्ची थीं। 14 साल की मीरा ने बताया कि कैसे जब उसके पास दिए के लिए तेल नहीं होता था तो वह चांदनी में पढ़ाई करती थी और हाथ से नकल करके पाठ याद करती थी, क्योंकि सबके लिए पर्याप्त किताबें नहीं होती थीं। 13 साल के रवि ने बताया कि कैसे वह रोजाना 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। कभी कभी बरसात के मौसम में भीगते हुए पहुंचता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि शिक्षा ही एकमात्र सच्ची विरासत है जो वह उसे दे सकती है। लेकिन नीले हिजाब और दृढ़ निश्चयी आंखों वाली 15 साल की लड़की आयशा की कहानी ने मोदी के दिल को छू लिया। उसने बताया कि कैसे उसने रेडियो पर भारत के अंतरिक्ष अभियानों के बारे में सुनी कहानियों से प्रेरित होकर वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके स्कूल में प्रयोगशाला, कंप्यूटर या योग्य विज्ञान शिक्षक तक नहीं थे। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा कि उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरे कुएं में फंस गई हो। ऊपर आसमान तो दिख रहा हो, लेकिन चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी न हो। आयशा की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। अपनी वाक्पटुता और मंचीय उपस्थिति के लिए मशहूर मोदी काफी देर तक खामोश रहे, जाहिर तौर पर भावुक। वहां मौजूद पत्रकार, जो एक और औपचारिक फोटोशूट की उम्मीद में आए थे, अचानक खुद को कुछ ज्यादा गहरी और ज्यादा मानवीय घटना का दस्तावेज बनाते हुए पाया। ठीक उसी समय मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और सीधे शिक्षा मंत्री को वहीं सभी बच्चों के सामने फोन किया। बातचीत संक्षिप्त लेकिन गहन थी, और जब बातचीत खत्म हुई तो मोदी ने उन उत्सुक चेहरों को देखा और एक ऐसा वादा किया जो शुरू में बहुत बड़ा लग रहा था, शायद सच नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि 60 दिनों के भीतर उस स्कूल और क्षेत्र के 500 अन्य स्कूलों में पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर, पूर्णतः सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं, हजारों पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय, देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञ शिक्षक और सबसे महत्वपूर्ण एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके तहत क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा तथा सभी खर्चे स्वयं वहन किए जाएंगे। शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को आशा और संदेह की मिलीजुली नजरों से देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने पहले भी राजनीतिक वादे सुने थे, लेकिन मोदी के बोलने के तरीके में कुछ अलग था, एक तत्परता और ईमानदारी जिसने सबसे ज्यादा संशयी लोगों को भी यह संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस बार चीजें अलग हो सकती हैं। अगले हफ्तों में जो कुछ हुआ उसने प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सहयोगियों को भी हैरान कर दिया। मोदी ने न सिर्फ अपने वादे पूरे किए, बल्कि उम्मीदों से भी बढ़कर प्रदर्शन किया। उपकरणों से लदे ट्रक आने लगे। इंजीनियरों और वास्तुकारों ने जीर्ण शीर्ण स्कूलों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए अथक परिश्रम किया। देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्वयंसेवी प्रोफेसर पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के लिए आने लगे। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात बच्चों में खुद आए बदलाव को देखना था। अर्जुन, जो इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लैपटॉप और इंटरनेट पाने वाले पहले बच्चों में से एक था। अपने जीवन में पहली बार वह गणित और भौतिकी के उन्नत वीडियो पाठ देख पा रहा था, जिससे उसके क्षितिज का विस्तार उसकी कल्पना से भी आगे बढ़ गया। मीरा, जो चांदनी में पढ़ाई करती थी, अब एक अच्छी रोशनी वाला अध्ययन कक्ष पा रही थी जहां वह देर रात तक पढ़ सकती थी। रवि, जो पहले 8 किलोमीटर पैदल चलता था, अब मुफ्त स्कूल परिवहन की सुविधा से लैस था और आराम से और सीखने के लिए तैयार होकर स्कूल पहुंचता था। और आयशा, जो वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, एक विशेष कार्यक्रम के लिए चयनित हुई जिससे उसे भारत के शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में सीधी पहुंच मिल सकेगी। जब उसे यह खबर मिली तो वह इतना रोई
कि उसे अपने शिक्षकों को दिलासा देने की जरूरत पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू खुशी के थे। यह बदलाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों से ओझल नहीं रहा। जो पत्रकार पहले संशय में थे, वे वास्तविक और ठोस बदलावों की कहानियां लिखने लगे। जो राजनीतिक चालबाजियों के संदेह से शुरू हुआ था, वह एक सच्चे क्रांतिकारी शैक्षिक कार्यक्रम की मान्यता में बदल गया। बेशक हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। राजनीतिक आलोचक इन कार्रवाइयों के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाते रहे और सुझाव दिया कि यह सब आगामी चुनावों में वोट हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। विपक्षी संपादकों ने इस कार्यक्रम की लागत का विश्लेषण करते हुए और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठाते हुए लंबे लंबे लेख लिखे, लेकिन बुंदेलखंड के परिवारों के लिए ये राजनीतिक चर्चाएं उनके दैनिक जीवन में आ रहे ठोस बदलावों के सामने अप्रासंगिक लग रही थीं। जिन माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, वे अचानक ऐसे भविष्य की योजनाएं बनाने लगे जो पहले असंभव लगते थे। जिन माताओं ने अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी थी, वे अब कॉलेज और करियर के बारे में बात कर रही थीं। इसका असर शिक्षा से कहीं आगे तक फैला। बाहर से शिक्षकों और तकनीशियनों के आने से छोटे छोटे स्थानीय व्यवसाय फलने फूलने लगे। जो युवा अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए थे, वे अपने गृहनगर लौटने लगे, ज्ञान और नई ऊर्जा लेकर। क्षेत्र का आत्मसम्मान भी बदलने लगा और स्थानीय लोगों को दशकों में पहली बार अपने स्कूलों पर गर्व महसूस होने लगा। विवादास्पद यात्रा के 6 महीने बाद कार्यक्रम की सफलता के पहले ठोस प्रमाण सामने आने लगे। बुंदेलखंड के छात्र रिकॉर्ड संख्या में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा रहे थे। आयशा को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश मिल गया। अर्जुन को नई दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। मीरा का चयन मुंबई में मेडिकल प्रोग्राम के लिए हुआ। लेकिन शायद सबसे मार्मिक उदाहरण राजेश कुमार का था, जो एक संशयी शिक्षक थे और मोदी के दौरे के बारे में जानकर उन्होंने सिर हिला दिया था। अपने छात्रों में आ रहे बदलाव और नए संसाधनों व प्रशिक्षण तक पहुंच को देखकर उन्होंने शिक्षण के प्रति अपने जुनून को फिर से जगाया। 42 साल की उम्र में वे स्कूल लौट आए, शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की और कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयकों में से एक बन गए, जिससे इस पहल को भारत के अन्य वंचित क्षेत्रों में फैलाने में मदद मिली। बुंदेलखंड की कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी बन गई। दूसरे देशों के प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र का दौरा करने लगे ताकि यह समझा जा सके कि कैसे एक केंद्रित और सुव्यवस्थित शैक्षिक हस्तक्षेप इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव ला सकता है। अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने इस क्षेत्र के स्कूलों के साथ साझेदारी शुरू की, आदान प्रदान और संयुक्त शोध कार्यक्रम शुरू किए। सबसे दिलचस्प बात यह देखना था कि स्थानीय संस्कृति ने इन बदलावों को कैसे अपनाया और आत्मसात किया। अपनी परंपराओं को त्यागने के बजाय समुदायों ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को नई तकनीकों के साथ मिलाने के तरीके खोजे। योग और ध्यान की कक्षाओं को आधुनिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पारंपरिक कहानियां दृश्य श्रव्य संसाधनों के माध्यम से सुनाई जाने लगीं। स्थानीय त्योहारों में शैक्षिक तत्व शामिल हो गए, जिनमें शैक्षणिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक परंपराओं दोनों का जश्न मनाया जाने लगा। उस विवादास्पद यात्रा के 2 साल बाद मोदी एक विशेष दीक्षांत समारोह के लिए बुंदेलखंड लौटे। इस बार कोई विवाद या संशय नहीं था। हजारों लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि वे राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे सचमुच अपने बच्चों और अपने समुदायों की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहते थे। विज्ञान के दूसरे वर्ष में पढ़ रही आयशा को इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। 15 साल की उम्र में दिखाए गए दृढ़ संकल्प के साथ, लेकिन अब अपने सपनों को साकार होते देखने वाले आत्मविश्वास के साथ, उसने कुछ ऐसा कहा जो भारत के उस विस्मृत क्षेत्र में घटित हुई घटनाओं का सटीक सार प्रस्तुत करता था। आपने हमें कंप्यूटर और किताबों से कहीं ज्यादा दिया। आपने हमें सपने देखने का साहस और उन्हें साकार करने के साधन दिए। आयशा के भाषण का देश भर में सीधा प्रसारण हुआ और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि इस बार टिप्पणियां न तो निंदात्मक थीं और न ही आलोचनात्मक। वे प्रशंसा, प्रेरणा और आशा से भरी थीं। भारत के अन्य ग्रामीण इलाकों के युवाओं ने बायजी, बुंदेलखंड ड्रीम्स और एजुकेशन फॉर ऑल जैसे हैशटैग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी कहानियां साझा की और अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्यक्रमों की मांग की। बुंदेलखंड के परिवर्तन ने कुछ ऐसा सिद्ध कर दिया है
जिसे शिक्षक और समाज सुधारक हमेशा से जानते थे, लेकिन शायद ही कभी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर पाए। जब शिक्षा में गंभीर और निरंतर निवेश किया जाता है, विशेष रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में, तो परिणाम न केवल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बल्कि पूरी पीढ़ियों के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकते हैं। एक विवादास्पद दौरे से शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जिससे अगले वर्षों में 1,000 से ज्यादा छात्रों को लाभ हुआ। विश्वविद्यालयों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशिष्ट कोटा निर्धारित करना शुरू कर दिया। प्रौद्योगिकी कंपनियों ने इन युवाओं के लिए विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए, न केवल उनकी शैक्षणिक प्रतिभा को, बल्कि उनके अद्वितीय दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को भी मान्यता दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंदेलखंड की कहानी ने पूरे देश में ग्रामीण शिक्षा के प्रति सोच बदल दी। इसे एक जटिल समस्या से एक अप्रयुक्त अवसर के रूप में देखा जाने लगा। परोपकारी लोगों, गैर सरकारी संगठनों और निजी कंपनियों ने इसी तरह की पहलों में भारी निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण हुआ। आज जब लोग भारत में ग्रामीण शिक्षा के बदलाव की बात करते हैं, तो कहानी हमेशा बुंदेलखंड की उस तपती मार्च की सुबह की ओर लौट आती है, जब एक विवादास्पद प्रधानमंत्री ने दशकों से नजरअंदाज किए गए बच्चों की आवाज को सचमुच सुनने का फैसला किया था। एक संदिग्ध राजनीतिक चाल के रूप में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे सफल शैक्षिक कार्यक्रमों में से एक बन गया है। मोदी की ग्रामीण इलाकों की विवादास्पद यात्रा ने न केवल सैकड़ों छात्रों के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी परिभाषित किया कि जब सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति और पर्याप्त निवेश का मेल हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उन लोगों की बात सुनी जाए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या संभव है। ऐसे देश में जहां शिक्षा को हमेशा से पवित्र माना जाता रहा है, बुंदेलखंड ने साबित कर दिया कि ज्ञान के प्रति यह प्राचीन श्रद्धा आज भी ठोस और परिवर्तनकारी कार्यों में तब्दील होने पर पहाड़ों को हिला देने की शक्ति रखती है।